हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। हम नए टॉपिक की बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। ये क्लास 11th का नया चैप्टर भी है। अब हम समझेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। क्योंकि जितने बार हमने पुराने चैप्टर पढ़े, हमने एटम के बारे में पढ़ लिया है, हमने पीरियोडिसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एटम आपस में कंबाइन कैसे होते होंगे और कैसे मॉलिक्यूल बनते होंगे, कंबाइन होने में कैसे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स से काम करते होंगे। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो आइए पहले चलते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग की ओर, कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। थोड़ा पहले इसके इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं कि है क्या। देखिए, ये बोला है, इट वेल नोन फैक्ट दैट एक्सेप्ट ऑफ इनर्ट गैस नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एट इंडिपेंडेंट एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। देखिए, ये कह रहा है, हम ये जानते हैं कि अगर हम इनर्ट गैसेस को छोड़ दें, इनर्ट यानी कि आप जानते हैं नोबल गैसेस, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, फुल होता है, कंप्लीट होता है, हमने लास्ट में बात की थी, लास्ट लेक्चर में। अगर हम इनको छोड़ दें, नो अदर एलिमेंट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम्स, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जिनका जो आइडेंटिटी हो क्या हो, ऑर्डिनरी कंडीशन पे हो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। ठीक है ना। वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। वो कह रहा है इनर्ट गैस को छोड़ देंगे क्योंकि वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में मिलती है, तो क्योंकि उसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। अगर हम इनको छोड़ दें, उसके बाद के हम कोई भी एटम ले लें, तो कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेज में नहीं रहते ऑर्डिनरी कंडीशंस पे। तो कह रहा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल विच आर क्लस्टर ऑफ एटम्स। ये कह रहा है बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के रूप में बने हुए रहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ एटम। इन्हें हम क्या कहते हैं? एटमों का क्लस्टर कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि कंबाइंड स्टेज में रहते हैं। हाउ डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कैसे एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं। एंड वाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स, और जब वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनमें कौन से बॉन्ड बनते होंगे। ठीक है ना। सच डाउट विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों का क्या करेंगे, इन्हीं डाउट्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए, हम पढ़ने वाले क्या हैं, पहले इसके बारे में हमें समझ में आ जाए तो हमारे लिए क्या होंगी ये चीजें, हम आगे को जो हम समझेंगे तो हमारे लिए वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हमने क्या देखा, एटम देखे। वो कह रहा है एटम क्या होता है, इंडिपेंडेंट कभी नहीं रहता है इनर्ट गैसों को छोड़ के। तो कह रहा है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं, हमें पढ़ने वाले हैं कि एटम जब आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और जब वो आपस में जुड़ते होंगे तो उनमें कौन से बॉन्ड बनते होंगे, कौन से अट्रैक्टिव फोर्स उनमें लगते होंगे। इन डाउट्स को दूर करने के लिए हमें इस चैप्टर की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के द्वारा हम समझेंगे कि हम इन डाउट्स को हम कैसे दूर करें। तो कह रहा है अ मॉलिक्यूल विल ओनली बी फॉर्म्ड इफ is more stable and has a lower energy than the individual atom। तो ये कह रहा है मॉलिक्यूल will only formed, मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है, कह रहा है इफ इट इज मोर स्टेबल, जब वो स्टेबल है और उसकी एनर्जी क्या हो, लो हो। ठीक है, इस बात को समझना। कभी भी मॉलिक्यूल जब बनेगा तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमेशा स्टेबल होते हैं। So a molecule will only be formed if it is more stable and the low energy। मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होते हैं जब उसकी एनर्जी क्या हो, बहुत लो हो, और वो क्या हो, हाईली स्टेबल हो। ठीक है ना, यानी कि एटम से बनके मॉलिक्यूल बनेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी लो होती है। तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में 1 by 1 की ये चीजें होती क्या हैं, या ऐसा कैसे बोल रहा है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो धीरे धीरे हम इन चीजों को सीखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक अब यहाँ पर से निकल के आ रहा है, केमिकल बॉन्ड। अब हम समझते हैं केमिकल बॉन्ड क्या है। तो कह रहा है a force that act between two or more atom to hold them together as a stable molecule। ये कह रहा है एक ऐसा फोर्स एक्ट करता है दो एटम्स के बीच में, जो एक दूसरे को क्या कर रहता है, जोड़े रहता है, और जोड़ने के बाद क्या बनाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है अ फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स, ऐसा फोर्स दो या दो से अधिक एटम के बीच में रिलाई करता है, उनके बीच में एक रिलेशन पैदा करता है, उनको एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे में बनाए हुए रखता है, और बनाने के बाद क्या बनाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है इट इज ए यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स इन्वॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग देम। तो उनमें क्या होता है, उनमें होता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। इस बात को समझना, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल से, लुईस ऑक्टेट रूल से, कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपने क्लास 10th में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझते हैं, वहां बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसी चीज की बात है वहां पर को भी कह रहे हैं कि एक ऐसा यूनियन होता है, इसमें दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों का
का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। दिस प्रोसेस अब इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो इस प्रोसेस में क्या होगा, जब कोई मॉलिक्यूल क्या बनने की स्टेज में होगा, स्टेबल बनने की स्टेज में होगा, तो हमें समझना जब मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल बनने की स्टेज में होगा, तो वहां पर को उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा है जब भी ऐसी प्रोसेस होती है, जब भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसके बाद जब क्या होता है एटम से मॉलिक्यूल बनने स्टार्ट होते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। डिक्रीज एनर्जी, अब जो डिक्रीज होती है एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। क्योंकि जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका स्टेबल, और जिसकी वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी। अगर आप उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहां पर को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि डिक्रीज इन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। अनदर पॉइंट, देयरफॉर मॉलिक्यूल आर स्टेबल देन एटम्स, इसलिए जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम से ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्योंकि एटम क्या होता है भाई, उनमें वो बोल सकते हैं कि उनमें हाईली रिपल्सन रहता है। क्योंकि अब जब क्या बनाते हैं, किसी एटम से हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, और अट्रैक्टिव फोर्स करने के बाद एक दूसरे से वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, उसके थ्रू क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और उसके बाद जब वो चीजें बना लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, कैसे ये केमिकल बॉन्ड बना देते होंगे, इसका कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है, देखिए कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन का वजह क्या है, देखो पहली वजह क्या है, इसको हम समझेंगे, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। पहली बात तो वो क्या करता है, वो ऐसी टेंडेंसी बनाए रहता है कि उसकी एनर्जी क्या हो, कम से कम हो। क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी कम एनर्जी होगी वो चीज उतनी अधिक क्या होगी, स्टेबल होगी। जैसे हम बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन के लिए जितना वो ग्राउंड स्टेट में होगा उतना स्टेबल है, जितना वो हाई स्टेज में जाएगा उतना वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, तो उसको कैसी एनर्जी चाहिए, कैसी टेंडेंसी रखता है, वो मिनिमम एनर्जी बनाए रखने की टेंडेंसी रखता है। तो कह रहा है व्हेन टू एटम्स अप्रोचेस टू ईच अदर, जब एक एटम दूसरे एटम की ओर अप्रोच करता है, उसकी ओर देखता है, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। अब देखो इस बात को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप इस बात को समझेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या, तो देखना इसमें क्या होता है, आपके पास, आप इस बात को समझना, आपके पास एक एटम ये है और एक एटम आपका ये है, इस बात को समझना। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है। अब इसके बाहर क्या होंगे, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बाहर भी यहाँ पर वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। देखने ना, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पॉजिटिव का चार्ज है, उसके बाद यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूक्लियस है। अब देखिए क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस होगा वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन की ओर अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बात क्या निकल के आ रही है, बात निकल के आ रही है वही चीज यहाँ पर वो कह रहा है कि वह अगर दो एटम क्या होते हैं एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, तो न्यूक्लियस क्या करता है, दूसरे जो एटम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो अगर टू न्यूक्लियाई एंड एटम आर बोथ द एटम्स रिपल्स ईच अदर, और लेकिन जो अगर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आउटर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। न्यूक्लियस एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यानी कि जो दो न्यूक्लियाई हैं, उन दोनों एटम्स की जो न्यूक्लियाई हैं एक दूसरे को रिपल करेंगे, और उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अच्छा, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज एंड द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। तो कह रहा है ऐसा होने पर क्या होता है, जो अगर आप अट्रैक्शन पावर बोलेंगे, अट्रैक्शन पावर किसकी है, न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन पावर आ रही होगी, तो कह रहा था टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज, जिसकी वजह से टोटल सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। क्योंकि वहां पर कोई अट्रैक्शन पावर आपकी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन पावर क्या हो रही है, घट रही है, और अगर एनर्जी घट रही है तो अट्रैक्शन पावर क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्टेबिलिटी की। इसलिए यहाँ पर कोई कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी रहेगी, कह रहा है स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। आप देख रहे हैं अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, ठीक है ना। एनर्जी बढ़ी आपकी तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स घटा तो स्टेबिलिटी भी घटेगी, क्योंकि इसकी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप बात समझने की कोशिश कीजिए, एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना अधिक क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और जब भी कभी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं, जैसे आपने बॉन्ड बनाया, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ा और आपने क्या बना दिया, आपने वाटर का फॉर्मेशन कर लिया, तो वो प्रोसेस हमेशा क्या होंगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी। क्योंकि बॉन्ड बनने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आपने देखा कि कैसे ये क्या कॉज है इसका होने का, देखिए यहाँ पर को दिखा भी रहा है, एनर्जी का टर्म आपको दिखा रहा है,
ठीक है ना। यहाँ पर को आपको बॉन्ड एनर्जी भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर को बॉन्ड लेंथ दिखा रहा है आपको, ठीक है ना, डिस्टेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पर वो कर रहा है ना इंटर, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, इसने एक टाइप का ग्राफ बना रखा है। जितनी एनर्जी इसकी लो होगी उतना अधिक क्या होगा, ये उतना अधिक क्या होगा, स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन का कि कैसे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते होंगे। पहले तो हमें ये समझना होगा कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होते थे। तो हमने ये क्या जाना, हमने ये जाना कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह क्या थी, ठीक है ना। अब हमने यहाँ बार बार एक बात निकल के आ रही है बीच में, वो निकल के आ रही है बॉन्ड फॉर्मेशन की, और दूसरी बात निकल के आ रही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो उनके बारे में बताने वाले कौन थे, उन्होंने उनको किसने बताया, तो इस बात को हम समझेंगे अब पहले रूल से। जो हमारा पहला रूल है वो है हमारा ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। अब हम यहाँ से समझेंगे लुईस ऑक्टेट रूल, ओके। अब हम बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर बात कर रहे हैं हम ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल दिया था लुईस और कौशल ने, ठीक है। और लुईस का नाम इसमें बहुत बार आता है, जेएन लुईस का नाम, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाना स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इन्होंने अपने सिंबल दिए थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए जो सिंबल बनाया था, डॉट बनाए थे, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही बोला जाता है। तो बोल रहा है कि है क्या रूल, एटम कंबाइंस टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। जब एटम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट मतलब आउटरमोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, और 8 क्या कर ले, पूरा कर ले। तो कह रहा है एटम कंबाइन टू कंप्लीट एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। एटम कंबाइन होकर जब अपना क्या कर दें, अपना ऑक्टेट क्या कर दें, कंप्लीट कर दें। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेंगे, जब उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल क्या बना दे, ऑक्टेट बना दे। कंप्लीट ऑर्बिटर रिप्रेजेंट टू गेट मोस्ट स्टेबल स्टेट। और जब कंप्लीट आपका ऑक्टेट हो जाएगा, यानी कि जब आपका कंप्लीट ऑर्बिटल हो जाएगा, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए क्या आया था, ऑक्टेट रूल आया था। हेंस ऑल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्वायर ऑक्टेट, यानी कि हर कोई एटम कैसी टेंडेंसी रखता है, वो रखता है स्टेबल होने की टेंडेंसी। क्योंकि लास्ट में क्या रहती है, हमारी नोबल गैसेस रहती है, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, तो वो क्या होती है, स्टेबल होती हैं। उनके बाद स्टेबल ऑक्टेट होता है, जिसकी वजह से उनकी टेंडेंसी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी और हाई स्टेबिलिटी की टेंडेंसी होती है। तो जितने भी एटम्स होते हैं वो भी कैसी टेंडेंसी बनाने की कोशिश करते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो कह रहा है हेंस ऑल एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्वायर ऑक्टेट s2p6 कन्फिगरेशन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो उनका कन्फिगरेशन हो, कैसा हो, कह रहा है स्टेबल हो, लाइक s2p6। s2 मतलब आप समझ होंगे ns2np6 वाला स्टेबल कन्फिगरेशन हो। द ऑक्टेट में बी कंप्लीट इन द फॉलोइंग मैनर। ऑक्टेट आप किस किस मैनर में कंप्लीट करा सकते हैं, इस बात को समझिए। देखिए कैसे करा सकते हैं, देखिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि आयनिक बॉन्ड की बात ये कर रहा है। जैसे NaCl में होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो आयनिक बॉन्ड मतलब क्या होगा, जैसे आप हेलोजन क्या करते हैं, अल्काली मेटल्स के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, आप बोल सकते हैं वो एक आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो देखिए NaCl है, CaCl2 है, Mg हो, ये कैसे फॉर्मेशन कर रहा है, आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, या तो ऐसा करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले हो, ठीक है ना, स्टेबल हो जाए। या सेकेंडली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, यानी कि उनके बीच में कैसी शेयरिंग हो, शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में कैसी शेयरिंग हो, आपकी इक्वल शेयरिंग हो, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बना दे, जैसे कि ये किसमें होता है, ये आपके नॉन मेटल्स में बनता है, यानी कि मैंने S2 बोल दिया, Cl2 बोल दिया, N2 बोल दिया, O2 बोल दिया, यानी कि दो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। या तो ऐसी शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, या अगला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली वन एटम, या तो सिर्फ एक ही एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाए, लाइक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे क्या बताता है, को आयनिक बॉन्ड। उसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है और आयनिक कैरेक्टर भी होता है, जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। या तो सिर्फ एक ही एटम क्या करे, उसको एक ही एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, यानी कि एक एक्सेप्ट करे और एक क्या करे, डोनेट करे। यानी कि एक ने क्या कर दिया, सिर्फ एक ने डोनेट करना, दूसरे का काम सिर्फ एक्सेप्ट करना है, ना उसने शेयरिंग करनी है, ना उसने कुछ करना है। तो कह रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय ओनली वन एटम, यानी कि सिर्फ एक ही एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉनों को शेयर करे। अगर वो ऐसा करता है और ऐसा करने के बाद वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, तो उसको वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो पहली बार आया है वो आया आपका ऑक्टेट रूल आया है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अगर इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। लुईस ने इनको किस तरह से दिखाया था, जैसे हम इस बात को समझे, जैसे देखिए
एल आई के बाद आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया, इसने डॉट से दिखा दिया। बेरिलियम के बाद 2 होते हैं तो 2 दिखा दिया। कार्बन के बाद 4 होते हैं तो इसे क्या बोल दिया, हम बोलते हैं ना इसे टेट्रावैलेंट बोलते हैं, 4 हो गया। अब इसे हाइड्रोजन जोड़ दोगे आप, तो हाइड्रोजन अगर हम इसे जोड़ने की बात करते हैं, अगर आप हाइड्रोजन इससे जोड़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, अब हाइड्रोजन के सबके लास्ट में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये है हाइड्रोजन का एक हो गया यहाँ पर को, CH4 वाली बात करें, एक ये हो गया, एक हाइड्रोजन का यहाँ पर को हो गया, एक हाइड्रोजन का यहाँ पर को हो गया। तो ये क्या पूरा कर लेंगे, ये अपना क्या कर लेंगे, ऑक्टेट को पूरा कर लेंगे ये, ठीक है ना, ये ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कर लिया। तो यहाँ पर कैसी शेयरिंग होगी, इसने भी दिया, इसने भी दिया, इसमें एक बॉन्ड बन गया, इसमें एक बॉन्ड बन गया, इसमें एक बॉन्ड बन गया। तो कैसी बॉन्डिंग होगी, तो आप इसे बोल देंगे इसमें आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, शेयरिंग के थ्रू बन गया। ऐसे NaCl है, उसमें आयनिक बनेगा, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर को दिए हैं, देखो NH3 वाले में है, ये दिख रहा है आपको, NH3 जो दिख रहा है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड बनने के बाद अगर वो ऑक्टेट अपना आउटरमोस्ट सेल को S2P6 में बदल देता है, यानी कैसे बदल देता है S2P6, यानी कि देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 to 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। ये है आपका लुईस ने जो जिस चीज के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने जाना केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड कॉम्बिनेशन होने का रीजन क्या है, और वो जब फॉर्म होता है तो उसके क्राइटेरियाज क्या है, उसके बारे में हमने समझने की कोशिश की कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा तो हम जिन बॉन्डों की हमने बात की है, कोवेलेंट बॉन्ड, आपका आयनिक बॉन्ड और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बॉन्ड होते क्या हैं। इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।